राइट। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे और चैप्टर का नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। क्लास 9th में आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हो ये वाला टॉपिक, तो मुझे पता है आप लोग को ये कुछ भी नहीं आता होगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर पढ़ा ही होता तो यहाँ क्यों ही होते तुम। तो देखो भैया, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है ये एक ऐसा चैप्टर है जो अगर डायरेक्टली नहीं आता है तो इनडायरेक्टली हमसे पूछा जाएगा किसी ना किसी फॉर्म में, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि छोटे छोटे बच्चों को भी आता है, ठीक है ना। मैं अपनी डॉटर का एग्जांपल आप लोग को देता हूँ। माय डॉटर इज अराउंड 3.25 years old at present, but when she was 1.5 years old she used to ride a scooter। वो छोटा वाला स्कूटर होता है ना, वो एक पैर से चलाने वाला, ठीक है ना, वो बड़ा इंजॉय करती थी। एंड शी नोज कि जब हमको उस स्कूटर को रोकना होगा तो वो पैर से रोकती थी, बिकॉज उसमें ब्रेक नहीं होते हैं ज्यादातर स्कूटर्स में, ठीक है ना। और जब हम उससे कहते थे कि चलाओ इस स्कूटर को, शी वॉज जस्ट 1.5 years old। मैं नहीं कह रहा हूँ शी इज एक्सेप्शनली गिफ्टेड लाइक हर फादर एट प्रेजेंट, बट ऐसा है ना, उसको इतना पता है कि अपने आप स्कूटर नहीं चलेगा, ठीक है ना, उसको ढकेलना पड़ेगा। सेम चीज, चलता हुआ स्कूटर रुकेगा भी नहीं, उसको रोकना पड़ेगा, ठीक। दूसरी चीज, व्हेनेवर आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप इमेजिन करो, ठीक है ना, रादर इट हैपेंस अ लॉट। एक छोटा बच्चा है, बहुत छोटा है, बिल्कुल बेवकूफ बच्चा है, ठीक है ना, और वो दौड़ रहा है, दीवार की तरफ भागा, दीवार बिल्कुल आ गई। क्या वो दौड़ते दौड़ते भिड़ेगा? नोइंगली, अननोइंगली इवन वी कैन स्ट्राइक इनटू अ वॉल। बट वो छोटा बच्चा अगर उसको दिख रहा है सामने दीवार है तो वो दौड़ते दौड़ते भिड़ने से बेटर सोच समझेगा रुक जाए। एटलीस्ट माई डॉटर डज दिस, ठीक है ना, दौड़ते दौड़ते एकदम रुक जाती है, दीवार आने वाली होती है तो। या उसको हम लोग ऐसे डराते हैं कि देखो देखो एक पड़ा। आज भी यही हुआ था, कपड़े प्रेस करने के बाद आई डोंट नो भाई उसको तहा के रखा जा रहा था, है ना, तो अच्छे से, और एकदम से वो सब खोल खोल के रख रही थी, तो डॉटर की नानी ने एकदम से उसको डराया तो उसने ऐसे किया। शी नोज कि अगर हम इधर को मूव करेंगे तो हमको चोट कम लगेगी। शी नोज, मे बी नॉट एबल टू एक्सप्रेस हरसेल्फ, जस्ट लाइक यू गाइज माइट बी नोइंग द लॉ बट यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस इन योर कॉपीज आंसर शीट्स, ठीक है ना। सिमिलरली उसके साथ भी यही हुआ, ठीक। तीसरी चीज, जाके दीवार में नहीं भिड़ेगी। क्यों? बिकॉज उसको पता है अगर हम दीवार में भिड़ेंगे तो हमारे भी लगेगी, चोट लगेगी, राइट। सो ऑल थ्री लॉज, almost all three laws are covered here, ठीक है ना। अपने आप रुकी हुई चीजें चलेंगी नहीं, और चलती हुई चीजें अपने आप रुकेंगी भी नहीं। She knows this। स्कूटर चलाने वाला एग्जांपल, this is Newton's first law, that objects at rest will remain at rest, objects in motion will remain in uniform motion with constant velocity, जब तक क्या ना लगे, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अगर 1.5 साल के बच्चे को पता है तो ये 18, 19, 20 साल जो भी आप लोगों की, आप जैसे बूढ़े लोगों की, मैं भी बूढ़े हूं जो आप लोगों की उम्र है आपको भी पता होगा, यू नो। वही चीज हमको अपने अंदर की सोई हुई शक्तियां जगानी है। अब आप लोग पुरुष नहीं रहोगे, आप लोग क्या बन जाओगे? महापुरुष। आदि पुरुष थोड़ी ना बनोगे भैया, महापुरुष बनोगे, ठीक है ना। सो फर्स्ट लॉ समझ में आया, जो रुका है रुका रहेगा, जो चल रहा है वो चलता रहेगा। कैसा चलता रहेगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, जब तक क्या ना लगे, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। अभी फोर्स के बारे में भी बात करेंगे, है ना, बेसिक तो हम लोग को आता ही होगा, ठीक है। दूसरा लॉ क्या कहता है कि जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा मोमेंटम में चेंज आएगा, ठीक है ना। मान लो कोई आपका बहुत प्रिय दुश्मन है ना, खड़ा हुआ है और उसको, या खड़ी हुई है, नो जेंडर बायसिंग, इक्वल हेड फॉर एवरीवन, आप जाकर के उसको ढकेल लेते हो। धीमे से ढकेलोगे, धीमे से गिरेंगे, जोर से ढकेलोगे, जोर से गिरेंगे, ठीक। एक गोली, गन की बुलेट है, वही बुलेट हम आपको धीमे से फेंक के मारे, आप कहोगे अरे सर क्या मजाक कर रहे हो। वही हम असली गोली मारे तो आप कहोगे अरे सर क्या मजाक कर रहे हो। ऐसी बातें हो जाएंगी, एक्सप्रेशंस चेंज हो जाएंगे। तो मोमेंटम जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना, मास इंटू वेलोसिटी, डायमेंशन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। तो यहां पे आता है दैट जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा क्या चेंज होगा? मोमेंटम। उतनी जल्दी मोमेंटम चेंज होगा। तो पहला लॉ तो हमको पता ही है। सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ तो इधर लिख लेते हैं, फर्स्ट लॉ, ठीक है ना। दूसरा लॉ, ये फर्स्ट लॉ कुछ ऐसा होता है, इफ फोर्स इज जीरो, इसका मतलब एक्सेलरेशन इज ऑल्सो जीरो,
ठीक है, रुका हुआ रहेगा, चलता हुआ चलता रहेगा। रुके हुए में भी एक्सेलरेशन 0 होगा, और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई चल रहा है तो उसका भी एक्सेलरेशन 0 होने वाला है, राइट। न्यूटन का सेकेंड लॉ पे चलते हैं, और सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ कहता है कि जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, और उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो। जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा क्या चेंज होगा? उतना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। और अगर हम रेट ऑफ चेंज की बात करें तो मोमेंटम उतना ज्यादा चेंज होगा या मोमेंटम उतनी ही जल्दी चेंज होगा, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और तीसरा लॉ क्या कहता है? F21 बराबर माइनस F12, कुछ ऐसा। यानी कि एक बॉडी ने दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाया तो दूसरी बॉडी ने भी उसी समय राइट एट दैट मोमेंट पहली बॉडी पे फोर्स लगाया, ठीक है ना। कोई व्यक्ति आपको राह चलते एक झापड़ मार दे, आपकी हरकतें ऐसी होती, आपको कोई राह चलते एक झापड़ मार देता है तो आप खुश होना, जश्न मनाना, दोस्तों को पार्टी देना। क्यों? क्योंकि यदि उसके हाथ ने आपके गाल पे F फोर्स लगाई तो आपके गाल ने भी उसके हाथ पे F फोर्स लगाई। बस दिक्कत है हाथ लाल पीले होते हुए तो दिख जाते हैं शादी के समय, कहते हैं ना, है ना, बट हाथ लाल होंगे तो छुपा लिए जाएंगे, गाल नहीं छुपा पाओगे, इतना फर्क है, ठीक है ना। तो कोई हिंसा पे नहीं जाना है हम लोग को, अहिंसा पे रहना है। कोई आपको एक झापड़ मारे, आप बदले में हंस दीजिए, कह दीजिए न्यूटन का थर्ड लॉ वैलिड है। लेकिन यदि कोई आपको दूसरा झापड़ मारे तो या तो आपकी हरकतें ही ऐसी हैं या आप पलट के भी मार सकते हो, तब भी तो न्यूटन का थर्ड लॉ वैलिड होगा ना। खैर, ये समझ में आया आपको? सारी बातें पता है, छोटे छोटे बच्चों को पता है। अब ये जो पहला शब्द मैंने बोला कि फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये 3 लॉज तो हमने डिस्कस कर लिए बेसिक जो 9th में पढ़ा था, अभी तक 11th का शुरू नहीं हुआ है, ठीक है ना। आज की क्लास में मोस्ट प्रोबेबली इस क्लास में जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसमें 11th का शुरू नहीं होने वाला है, सब 9th के ही अराउंड घूमेगा। हाँ, कुछ 11th के कॉन्सेप्ट साथ में हम लोग डाल लेंगे। तो भैया अगर हम लोग शब्द पे चलें कि फोर्स क्या होता है, तो मैं आप लोग को अपने बीटेक का एक सच्चा किस्सा सुना रहा हूं। जब मेरे इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन, एक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक पेपर था, मुझे मैकेनिक्स बहुत पसंद थी। बीटेक की तैयारी के समय मैंने बीएससी में एडमिशन लिया, मेरी मैकेनिक्स वाज सो स्ट्रांग, मुझे सब आता था मैकेनिक्स में, एंड मैकेनिक्स में 50 में से 7 नंबर आए थे बीएससी में मेरे, 7 मार्क्स। आई डोंट नो हाउ, मैं सब सही लिख के आया था, आई नो, कैंटिलीवर वगैरह अभी तक याद है मुझे। और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर हुआ था, उसमें मुझे कुछ नहीं आता था, केवल 12th वाला आता था, उसमें मेरे 49 आउट ऑफ 50 आए थे। मैं समझ गया मुझे बीएससी नहीं करना, एटलीस्ट उस कॉलेज से नहीं करना है। दिस इज अ रियल स्टोरी, आई हैव माय मार्कशीट समवेयर, आई डोंट इवन रिमेंबर। फिर मैंने आगे उसको परस्यू नहीं किया, समझदारी दिखाई, एंड तो मैं आपको बीटेक का एक किस्सा सुनाता हूँ। सो देयर वाज अ मैकेनिक्स पेपर गोइंग ऑन, ये मैकेनिक्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं सारा, और उसमें फोर्स का कुछ पूछा गया था, ट्रस्ट वगैरह होते हैं बीटेक फर्स्ट ईयर में। तो मेरा जिगरी दोस्त एक बेस्ट फ्रेंड था, है अभी भी है, तो उसने एक दूसरे व्यक्ति से चीटिंग करी। वैसे चीटिंग करना गलत बात है, कि आपको पता चलेगा क्यों। उसने एक व्यक्ति से पूछा कि भाई ये फोर्स बताना जरा। उस बंदे ने, दूसरे व्यक्ति ने इधर उधर देखा और बड़े ही शालीनता के साथ उसने जवाब, ठीक है ना, उसने बोला, इधर उधर देख के बड़ा सोच समझ के, मेरे दोस्त को लगा कि आज तो बढ़िया नंबर आने वाले, उसने बोला फोर्स माने बल, बस इतना बोल के वो बंदा अपना पेपर लिखने लग गया, ठीक। एंड आज तक मुझे याद है, बीटेक फर्स्ट ईयर, बीटेक के टॉपिक्स याद होना काफी सारे याद है, बट ये जरूर याद है। तो चीटिंग करना गलत बात होती है, ठीक है ना, इसीलिए गलत बात होती है। चीटिंग एंड थेरेपी वर्क्स व्हेन द पर्सन और द इंटरव्यूअर या व्होएवर थेरेपिस्ट इज देयर, दैट पर्सन हैज मोर IQ देन यू, अदरवाइज बहुत गड़बड़ हो जाएगी चीजें। तो फोर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, हम सब जानते हैं फोर्स क्या होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो फोर्स क्या क्या करता है हम इसको ऐसे समझते हैं, वो घटिया घटिया वाली डेफिनेशन F बराबर ma, काफी कुछ हमको पता है। लेकिन अगर हम लोग एक बेसिक आउटलाइन की बात करें तो फोर्स क्या क्या कर सकता है, तो सबसे पहला इफेक्ट की बात कर रहे हैं। फोर्स हम सबको पता है, ठीक है, अभी बात करेंगे उसके बारे में, बट हम ये मान के चलने के आप लोग को थोड़ा थोड़ा पता है। तो पहला इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है रुके, मैं लिख नहीं रहा हूं, पहला इफेक्ट होता है रुके हुए ऑब्जेक्ट को चलाया जा सकता है फोर्स की मदद से, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट कैन बी ब्रॉट इनटू मोशन, ऑब्जेक्ट्स इन मोशन कैन बी ब्रॉट टू द स्टेट ऑफ रेस्ट। 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज, ऑब्जेक्ट्स इन मोशन वी कैन चेंज द वेलोसिटी। इतनी देर में मैंने केवल एक बात कही, दैट अ फोर्स इज द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन। अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है ना, नेट फोर्स है तो,
ठीक है ना, वरना आपको सर आप जहाँ पे ग्रीन बोर्ड लगा है ना, मुझे आज पता चला मेरे एमएड के पेपर में कि इस बोर्ड को श्याम पट्ट बोलते हैं, मुझे नहीं पता था। हाँ, मुझे भी हंसी आई। ठीक है, इतनी भी हिंदी नहीं आनी चाहिए कि अपने आप को ही समझना है। तभी आप कहोगे सर आप भी तो टिके हुए हैं इस दीवार पे, ऐसे करके टिके हुए हैं पूरा, ठीक है ना, उसमें वीडियो में नहीं आ रहा होगा, बट मैं टिका हुआ हूँ यहाँ पे। सो अगर मैं ये आप लोगों से कहूँ दैट आप लोग मुझसे कहें कि सर आप भी तो इस पे फोर्स लगा रहे हो ना अपना वेट, या नॉट पूरा वेट बट कुछ हिस्सा वेट का, ठीक है ना, आप इस बोर्ड पे टिके हुए हो, तो इस बोर्ड या इस दीवार पे, इस कमरे पे कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है क्या? तो यहां पे न्यूटन का थर्ड लॉ भी लग रहा है। अगर हम इस दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं तो ये दीवार जो बाकी पिलर से और बीम से जहां जहां से भी चिपकी होगी वो भी इसको रोक रही है उल्टे तरफ डायरेक्शन में फोर्स लगा के, ठीक है ना। तो ओवरऑल नेट फोर्स इज 0। तो फोर्स पढ़ने से पहले आप ये याद रखिए, व्हेनेवर आई से फोर्स आई मीन अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है ना। एक ऑब्जेक्ट पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा उस सबका अलजेब्रिक सम, वेक्टर सम, ठीक है ना, सिग्मा एफ, ये कहलाता है अनबैलेंस्ड फोर्स। द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। याद रहेगा। अब जब भी मैं सिर्फ फोर्स बोल दूं ना तो आप समझ लेना दैट आई एम टॉकिंग अबाउट अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूं कि इस बोर्ड पे फोर्स नहीं लग रहा है तो ये बात गलत है भाई। मैं इस बोर्ड को पुश कर रहा हूं, आई एम पुशिंग दिस बोर्ड, राइट, इस दीवार को पुश कर रहा हूं, ग्रेविटी भी तो लग रही है, बट व्हेन आई से कि फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रहा है, अनबैलेंस्ड फोर्स है 0, जिसको हम आसान भाषा में कह सकते हैं बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। आप थोड़ा थोड़ा अपने रिवाइज करने के लिए, जो आप, मुझे पता है आप पापी लोग हो, आप लोग करोगे नहीं ऐसा, ठीक है ना, तो आप लोग ऐसा लिख सकते हो दैट फोर्स कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट। और ये कैन प्रोड्यूस का मतलब क्या है? अगर बैलेंस्ड है तो नहीं करेगा, अगर अनबैलेंस्ड है तो करेगा। क्या करेगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। ओके, अब हम लोगों ने एक बचपन में सीखा था कि ये जो हमारे सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनका शेप चेंज नहीं होता है, ये हमने सीखा था। मैं आप लोगों को अपना रुमाल दिखाता हूं, इस पे कुछ खर्चा किया है मैंने, 10-20 रुपए का रुमाल होगा एटलीस्ट, ज्यादा का ही होगा, ठीक है ना। तो अगर मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं तो इस रुमाल का शेप चेंज हो गया है, और अगर शेप चेंज हो गया है तो क्या ये रुमाल सॉलिड हो सकता है? सॉलिड है। अरे रुमाल लिक्विड या गैस थोड़ी ना है भैया। ये मेरे कपड़े जो टी शर्ट मैंने पहन रखी है, इसका शेप चेंज हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। नहीं, तोड़ने की बात नहीं है भैया, क्या है कोई चश्मा तोड़ नया, हमें दे दो, हम बनवा लेंगे, उसमें लेंस लगवा लेंगे, है ना। हम लोग गरीब लोग हैं, हमने गरीबी देखी, मतलब हम अपने आप पे नहीं देखिए, बाकी लोगों पे देखिए गरीब, है ना। जब भी किसी से उधार मांगो तो सब गरीब है ना। कुछ भी चीज जरूरी नहीं है हर जगह दिखाना है, तो अपना सर भी ना दीवार में मार के फोड़ेंगे थोड़े ना हम लोग। तो समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो आज का आपका टास्क है, हम लोगों ने 6th की क्लास में डिस्कशन किया है इसका कि ये कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सॉलिड होते हैं कि नहीं होते जिनका शेप चेंज होता है, उसके बारे में अभी 6th की क्लास की बातें यहाँ नहीं करेंगे हम लोग। खैर, तो भैया अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन हो सकता है। अगर फोर्स मैं कह रहा हूं इज अनबैलेंस्ड, देन देयर मस्ट बी एन एक्सेलरेशन, ठीक है। ये हमको फिर डेफिनेशन में डालना है। अनबैलेंस्ड फोर्स विल प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। अगर अनबैलेंस्ड है तो एक्सेलरेशन होगा ही होगा, चाहे छोटा कण हो, एक एटम हो, इलेक्ट्रॉन हो, क्वार्क हो, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन बड़ा होता है कि क्वार्क? क्वार्क तो अभी पढ़ा नहीं होगा ना आप लोगों ने, हाँ कुछ ज्यादा होता है, जैसे नहीं पढ़ा उसको क्यों समझा, अभी आएगा 12th में पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा हम लोग, ठीक है ना। अभी एक भाई साहब इंस्टाग्राम पे पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ दिन पहले की बात है, नाम मैं नहीं लूंगा, काय को कंट्रोवर्सी करना बिना पैसे लिए। तो एक भाई साहब ने अपने इंस्टाग्राम की पोस्ट पे बोला कि वो पैर के नाखून के अंगूठे में इलेक्ट्रॉन में क्वार्क जो होते हैं ना, मैं उसके बराबर भी नहीं हूं। पैर के अंगूठे के नाखून, ये तो मैंने गलती कर दी, पैर के अंगूठे के नाखून में जो इलेक्ट्रॉन, एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके क्वार्क बराबर भी नहीं हूं। अच्छा, तो मेरी एक बड़ी खराब आदत है कि अक्सर मैं ऑफेंड हो जाता हूं, मैं नॉर्मली ऑफेंडेड ही रहता हूं, बट उस दिन मैंने बड़ी शालीनता से उनके में जवाब दिया, मैंने रिप्लाई दिया इंस्टाग्राम पे अपनी ओरिजिनल आईडी से। सारे खराब काम मैं अपनी ओरिजिनल आईडी से ही करता हूँ। मैंने लिखा, मैंने बताया, मैंने कहा भाई साहब ये इलेक्ट्रॉन में क्वार्क होते नहीं है,
उन्होंने कमेंट डिलीट कर दिया, ये बहुत बड़ा अपराध है, ठीक है ना, ये अपराध है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, वरना मैं अगर वो एक्सेप्ट करते, वो कहते हैं हाँ सॉरी मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा स्पेशली बच्चों के सामने, तो गलत बात है, बच्चों को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए ना। तो होते हैं क्वार्क, होते हैं पार्टिकल फिजिक्स में होते हैं, इसके बारे में कभी डिस्कशन करेंगे ऑफ कैमरा, क्योंकि ऑन कैमरा लोग देख लेंगे फिर बातें करेंगे तो सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ और क्या, जिसको नहीं आता वही बोलेगा। तो हम लोग बात कर रहे थे, क्या 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 क्या, क्या, क्या बात हो रही थी? नहीं, हाँ, अगर फोर्स अनबैलेंस्ड है तो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, चाहे वो एक छोटे से सब एटॉमिक पार्टिकल पे हो, चाहे वो पूरी गैलेक्सी पे नेट फोर्स लग रहा हो, पूरी गैलेक्सी चलने वाली, ठीक है ना, एज लॉन्ग एज क्लासिकल फिजिक्स इज कंसर्न्ड, जो हम सब पढ़ रहे हैं, दिस इज क्लासिकल फिजिक्स, अच्छी वाली फिजिक्स है ना, फॉर्मूले में वैल्यू डालो आंसर आता है। फिर देन कम्स सम अदर टाइप्स ऑफ फिजिक्स, जो मैं अभी पार्टिकल फिजिक्स आपसे कह रहा था, क्वांटम फिजिक्स इज देयर, ठीक है ना, जिसमें आप फॉर्मूले में वैल्यू डालो तो शायद आंसर सही होने की कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, शायद आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी होती है। बहुत कुछ है, काफी मजेदार टॉपिक्स हैं वो सारे। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट फोर्सेस, राइट। तो फोर्स रुके हुए को चला सकता है, चलते हुए को रोक सकता है, अनबैलेंस फोर्स, एंड चलते हुए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज ला सकता है, यानी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन कह रहा हूं तो रिटार्डेशन या डिसेलरेशन भी हो सकता है, वो दोनों अलग अलग होते हैं थोड़े से। तो आई होप ये सबको क्लियर होगा। इसके अलावा फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, हमारे बाल जैसे भी हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, हम इसको ऐसे कर देंगे शेप चेंज होगी, ठीक है ना। आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे, हमने आपका गला ऐसे कर दिया, अगर कर दिया ना, मतलब सुसाइडल टेंडेंसीज या मास मर्डर की टेंडेंसी मेरी फिलहाल है नहीं अभी तक, आई एम मेंटली सेन एज ऑफ टुडेज डेट, आज 11 मई है, ठीक है ना, साल 2026 से बोले देना ऑन रिकॉर्ड कि अभी तक मैंने कोई मर्डर करने की कोशिश नहीं करी, ना मैं चाहता हूं। बट अगर मैं आपका गला दबाऊं तो गले का शेप क्या होगा? चेंज होगा, ठीक है ना। तो फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप एक बलून में हवा भरो पागलों की तरह, ठीक है ना, हवा भरो, बलून फूलेगा, बलून का शेप और साइज चेंज होगा। बलून पे कोई फोर्स लगा रहा है क्या? शेप और साइज चेंज हो रहा है, तो क्या लग रहा होगा? फोर्स तो लग रहा होगा। और अगर फोर्स लग रहा है तो कोई तो लगा रहा होगा। कौन लगा रहा है फोर्स? हम लोग लगा रहे हैं क्या बलून पे? बलून को खींच रहे हैं क्या ऐसे ऐसे? देन व्हाट इज हैपनिंग? क्या हो रहा है? हवा से हो रहा है। आप हवा भरते जा रहे हो, हवा का प्रेशर अंदर बढ़ता जा रहा है, सेम अमाउंट में, सेम वॉल्यूम में, लगभग सेम वॉल्यूम में, ज्यादा हवा डाली आपने, वो हवा प्रेशर डाल रही है, उस प्रेशर से वो बलून पे फोर्स लगा, ठीक है ना। प्रेशर के बारे में बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, फिलहाल नहीं। तो आई होप सबको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना, ग्रेट। तो ये भी लिख लेना, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो सब बेसिक चीजें चल रही थी। फिर एक शब्द आता है इनर्शिया। भाई साहब, इनर्शिया और प्यार, मोहब्बत, ये दो शब्द ऐसे ना, इनर्शिया और मोहब्बत, जो कोई समझ नहीं पाया आज तक, ठीक है ना, कोई नहीं समझ पाया। एनसीईआरटी ने बहुत अच्छा, दे यूज देयर कॉग्निटिव एबिलिटीज। कॉग्निटिव एबिलिटीज समझते हो? समझना चाहिए, दिमाग लगाने की क्षमता जो हमारी होती है, ठीक है ना। उन्होंने अपनी 10th में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नहीं करेंगे, तुम लोगों ने सुना होगा कॉम्पिटेंसी, वो वही कॉग्निटिव एबिलिटीज यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इन्होंने, एनसीईआरटी वालों ने ये काम कर दिखाया फाइनली। मैंने अभी देखी, उस दिन एक किताब देखी, 2 एनसीईआरटी सेम दुकान से ली हुई, एक एनसीईआरटी में दूसरी एनसीईआरटी से, जो एक्सप्लोरेशन के नाम से उन्होंने 9th की लॉन्च करी है ना। बाकी जगहों पे हिंदी ठूस दिए, साइंस आते उनको एक्सप्लोरेशन याद आ गया। हाँ, इंग्लिश की किताब का नाम वो कावेरी, गंगा, भागीरथी, जाने क्या क्या रख रहे हैं लोग, ठीक है ना, पन की नहर और जाने क्या क्या शब्द ढूंढ रहे हैं। साइंस आते ही सारी हिंदी खत्म हो गई। मैथ में गणित मंजरी नाम रखा है। बच्चा पहले दिन मैथ लाते ही नेट पे सर्च करेगा मंजरी मतलब क्या होता है, ठीक है ना। खैर चल वापस आते हैं, हिंदी आनी चाहिए। तो 2 एनसीईआरटी मैंने देखी, अगल बगल 2 बच्चे बैठे हुए थे। एक बच्चे की एनसीईआरटी में दूसरे बच्चे की एनसीईआरटी से करीब 40 पेजेस ज्यादा थे। एनसीईआरटी प्रिंट करना भूल गए पहले, फिर एनसीईआरटी में पेज प्रिंट करना भूल गए। बट एनसीईआरटी से अच्छी कोई संस्था है नहीं, जेल जाने से हम सब डरते हैं, लोग अच्छी अच्छी बातें करेंगे, ठीक है ना। तो खैर चलो वापस आते हैं। तो इनर्शिया नाम का शब्द जो आप लोगों ने 9 में पढ़ा होगा और काफी सारे टीचरों ने कहा भी होगा आपसे, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, वो हट गया है। इनर्शिया इज जस्ट अ फीलिंग, ठीक है ना, प्यार, मोहब्बत, लव, ठीक है ना, ये सब है। इनर्शिया भी एक फीलिंग है। अब कैसे पढ़ाया जाता था पहले, वो द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट इज दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, इसकी कोई फीलिंग्स नहीं है,
इसकी कोई टेंडेंसी नहीं, टेंडेंसी हमारी है, क्लास खत्म होते ही मोमोज खाने भाग जाएंगे, टेंडेंसी है। तो इनर्शिया के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे हम लोग, इनर्शिया नाम की चीज होती नहीं, ऑफ कैमरा थोड़ा थोड़ा जब स्कूल और पेपर आने वाले होंगे तब थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे जब भी आएंगे। अभी फिलहाल हम लोग जो फिजिक्स है वो पढ़ेंगे, ये घटिया बातें नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है ना। इट्स लाइक आस्किंग कि प्यार क्या होता है। तुम कह दो मम्मी वो मदर्स डे की फोटो देख ली मम्मी ने, बहुत एकदम गले लगा लिया हम लोग को, अच्छा अच्छा खाना खिला दिया, दिस इज प्यार। अगले दिन है ना मम्मी ने पंखा बंद कर दिया, हम सो रहे थे सुबह सुबह, तो ये प्यार नहीं है। तो ऐसा नहीं, बेकार बात है ना, कंपेरेबल चीजें नहीं है, मेजरेबल चीजें नहीं है। तो इनर्शिया इज नॉट मेजरेबल, इनर्शिया को हम लोग स्किप करेंगे, 9th से हट गया है, 11th में भी नहीं पढ़ना चाहिए, कभी नहीं पढ़ना चाहिए था, बट सिलेबस का पार्ट है, तो जब क्लासेस होंगी तब थोड़ा थोड़ा स्कूल के पास में होंगे, एग्जाम्स के पास में, तब थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। इनर्शिया में तो कोई ऐसी बुराई नहीं है, इनर्शिया अगर हम स्किप कर दें तो अभी इनर्शिया होता ही नहीं है, याद रखना, ठीक है ना। जो होता ही नहीं है उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। खैर, तो इनर्शिया को हटा देते हैं। तो भैया हम लोग बात कर रहे थे फोर्स की, तो जैसे इंसान कई तरह से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना, अच्छे बुरे, राइट, मेल फीमेल, हाइट में कम हाइट में ज्यादा, राइट, वेट में कम वेट में ज्यादा, ठीक। आई एम नॉट बॉडी शेमिंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू वेट इज अ क्वांटिटी एंड सम पीपल हैव मोर क्वांटिटी, सम पीपल हैव लेस क्वांटिटी, राइट। सो और क्या क्या किस बेसिस पे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं लोगों में, अदर देन मेल फीमेल, जेंडर हो गया ना, जेंडर हो गया, सेक्स एंड जेंडर आर सेम फॉर मोस्ट ऑफ द वेल एजुकेटेड लिटरेट पीपल। स्किन, गुड गुड, वी हैव रेसिस्ट पीपल इन आवर क्लास, ग्रेट ग्रेट। स्किन कलर के बेसिस पे हमें करना नहीं चाहिए, बट वी कैन। और कोई एनी अदर, कास्ट, ग्रेट, वी हैव रेसिस्ट, वी हैव कास्टिस्ट, एनी कैपिटलिस्ट, सेक्सिस्ट, रिलीजन के बेसिस पे जो लोग करते हैं वो कौन होते हैं? अरे भैया जेल जाऊंगा तो मैं लेके जाऊंगा, याद रखना, उधर मत देखो यार, रिकॉर्डिंग चले है ना, जेल में बेल भी नहीं मिलेगी, सही कह रही, दूध का जला छाछ भी फूक के पीता है ना है ना। तो सो वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन पीपल, वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग, ठीक है ना, हम अवलोचना नहीं कर रहे हैं, आलोचना नहीं कर रहे, हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इंडियंस, फॉरेनर्स, जैसे नेपाल, भूटान, पाकिस्तानी, ये सब हमारे लिए फॉरेनर्स हुए ना, जो इंडियन नहीं वो सब फॉरेनर हुए, काय को यूके और यूरोप की बातें करें हम लोग, है ना। वी कैन डिफरेंशिएट ऑन अ लॉट ऑफ बेसिस। 10th जस्ट पास करे हुए बच्चे, 10th काफी पहले पास करे हुए बच्चे, 10th ना पास करे हुए बच्चे, वी कैन डिफरेंशिएट, आई मीन in a number of ways. Similarly, forces can be classified into a number of categories, जिसमें से पहला क्लासिफिकेशन होता है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, बहुत आलसी हूं, ठीक है ना। बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड बताया, अगर नेट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो अनबैलेंस्ड, अगर नेट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो बैलेंस्ड, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ये बहुत जरूरी है, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नाम देख के ही समझ पा रहे होंगे, कॉन्टैक्ट मतलब फिजिकल टच इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना। इफ आई वांट टू हर्ट यू गाइज, आई कैन फिजिकली हर्ट यू बाय गिविंग यू अ हाई फाइव विद अ चेयर ऑन योर फेस, है ना। आई कैन ऑल्सो तो समझ लो ना, फिजिकली अगर इफ द टू बॉडीज आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन ईच अदर विद अ फिजिकल कॉन्टैक्ट, जैसे फ्रिक्शन, दोनों हाथों के बीच में ऐसे हमने दोनों हाथों को आपस में रगड़ा तो गर्म हो गया, फोर्स लगा ना, ठीक है ना, तो दिस इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ऐसा नहीं लगता है कि हवा में, गाड़ी हवा में चल रही, ब्रेक मारे गाड़ी वहीं रुक गई, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ऑल्दो एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे, फ्रिक्शन कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज अ नॉन कॉन्टैक्ट। डिस्कसिंग अबाउट कॉन्टैक्ट फोर्सेस, यदि दो फोर्सेस या दो बॉडीज के बीच में लगने वाली फोर्स फिजिकल कॉन्टैक्ट की वजह से ही लगे तो हम बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है ना। ये चौक जो है ये इस श्याम पट्ट पे कैसे चिपकी हुई है, ग्रीन बोर्ड, श्याम पट्ट तो खैर ब्लैक बोर्ड होता है, हाँ, इस बोर्ड पे ये चौक कैसे चिपकी, चौक इज अ हाईली, देखो ये चौक है ना, दिस इज नॉट ए स्टिकी सब्सटेंस, चिपचिपा सब्सटेंस नहीं है,
एडिशन नहीं है इसमें, फिर भी ये यहाँ पे चिपक गई, ऐसा कैसे? और इसके पहले हमने इसको ये हमारे जो भाई साहब हैं इसकी मदद से साफ किया था, है ना? तो अब चिपक कैसे रही है? तो हाँ, कॉमन सेंस तो यही कहता है, फ्रिक्शन की बातें हो रही तो फ्रिक्शन ही होगा, यस करेक्ट। ये फ्रिक्शन की वजह से चिपकी हुई है, राइट? जब फ्रिक्शन पढ़ेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे, अभी चेहरा बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? ओके, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो बिना किसी फिजिकल टच के लग जाए, जैसे ग्रेविटी। आप यहां छत से, अगर आप छत से कूदते हो या अपना फोन फेंक देते हो तो उस फोन पे आप बिना टच करे भी फोर्स लगा सकती है। ये हमारे पास एक ताला है जो यहां रखा है फॉर ऑब्वियस रीजन। इसको अगर मैं छोड़ देता हूं तो ये ताला नीचे को गिर रहा है, अर्थ ने इस ताले को टच नहीं किया बट स्टिल इस ताले पे एक फोर्स लगा, लॉक पे एक फोर्स लगा, इस ऑब्जेक्ट पे लगा। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, जो हम लोग दो मैग्नेट के बीच में फोर्स लगता है, दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगते हैं, दीज आर ऑल नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इनके बीच में कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट होना जरूरी नहीं होता है, ठीक है ना? तो कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में कोई दिक्कत तो नहीं। जो फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं ना, वो 4 होते हैं। देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्स, यानी कि उनके ओरिजिन को अभी तक हमारी क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई है कि ये क्या होते हैं, ठीक है? उनके बारे में भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है ना? इसको, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बेसिक चीजें चल रही। अब हम बात करते हैं यही जो भी मैंने आप लोग को नाम बताया, फंडामेंटल फोर्स। फंडामेंटल का मतलब हम सबको पता है, एलिमेंट्री लेवल, जिसको हम एक्सप्लेन इन जनरल लैंग्वेज अगर मैं बोलूं तो हम एक्सप्लेन ना कर पाए, फंडामेंटल फोर्स हो गई, ठीक है ना? तो जो मैं पार्टिकल फिजिक्स का मैंने आप लोग को शुरुआत में नाम दिया था, क्वार्क वगैरह के बारे में बताया था थोड़ा सा, तो यहां पे हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि फोर्स क्यों लग रहा है। हमें पता है 2 मैग्नेट आसपास आए, फोर्स लगा। क्यों लगा? इस मैग्नेट को कैसे पता दूसरा मैग्नेट है पास में? इस मैग्नेट को कैसे पता कि दूसरा मैग्नेट है पास में? तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव यूज्ड अ न्यूअर मॉडल ऑफ एटम, जिसको हम स्टैंडर्ड मॉडल कहते हैं। हमारे सिलेबस के बाहर का, बट थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि यस वी हैव एक्सप्लेन्ड इट अ लिटिल बिट, ठीक है ना? तो कभी बात करेंगे उसके बारे में। अभी फिलहाल फंडामेंटल फोर्सेस 4 होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स मिलाकर के कहलाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, जिसको कुछ लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस भी कहते हैं। फिर होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स या सिर्फ वीक फोर्स भी कहते हैं। और चौथा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। हम लोग जो मैं पार्टिकल फिजिक्स आपको बता रहा था ना, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एटम, उसमें वी आर हाँ बताओ सारे बता दो। ग्रेविटेशनल, चौथा ग्रेविटेशनल। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, वीक फोर्सेस, ये न्यूक्लियर फोर्सेस है, न्यूक्लियस के आसपास लगते हैं। न्यूक्लियर रीजन बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स है और बहुत स्ट्रॉन्ग है, इतने स्ट्रॉन्ग है कि मतलब चर्चा ही ना करो तो ज्यादा अच्छा है। ग्रेविटेशनल इज अ वेरी वीक फोर्स। हाँ, तो 3 हम एक्सप्लेन कर पाए स्टैंडर्ड मॉडल में, बट चौथा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वी आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट। हम अभी तक हाँ नहीं, न्यूक्लियर फोर्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस एंड वीक फोर्सेस, ठीक है ना? गेज बोसॉन होते हैं, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ खतरनाक चीजें आएंगी। क्लासिकल फिजिक्स पढ़ेंगे फिर इनके बारे में कभी डिस्कस करेंगे आराम से। अभी हम लोग एक ओवरव्यू ले रहे हैं चैप्टर का, ठीक है ना? अगर इतना हमको आता है तो फिर हम इस चैप्टर को मैथमेटिकली एक्सप्लोर करने योग्य बन जाएंगे, ठीक है ना? जब तक कहानी नहीं सुनोगे तब तक वो मजा नहीं आएगा। उसको कहानी सुनाने दो, अब ये कहानी चल रही है, इसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स हम लेके आएंगे किसी और क्लास में। आज सिर्फ हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, ये जरूरी है हमारे लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने के लिए। तो यहां तक समझने के बाद कि 3 तरह की फोर्स आई एम एबल टू एक्सप्लेन। ग्रेविटेशनल फोर्स आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन, हाइपोथेसिस बहुत सारी है बट आई एम नॉट एबल टू प्रोवाइड एनी कॉन्क्रीट एविडेंस कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों लगती, ठीक है? जिसने एक्सप्लेन किया नेक्स्ट नोबेल प्राइज पक्का उसी का, ठीक है ना? तो आप लोग बिल्कुल घर जाइए, ट्राई करिए, इंटरनेट पे चैट जीपीटी पे लिख दीजिएगा, है ना, प्लीज एक्सप्लेन। तो चैट जीपीटी भी एक लिमिट के बाद कहेगा हमसे हो नहीं पा रहा है, ठीक है? तो खैर चलो वापस आते हैं। तो फंडामेंटल फोर्सेस क्लियर है। यही 4 फोर्सेस से हम पूरे ब्रह्मांड में जितनी फोर्सेस हमें पता है लग रही हैं, हम उनको एक्सप्लेन कर पाएंगे। कैसे? अभी मैंने आपको बताया कि चौक यहां कैसे चिपकी है। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इज नथिंग एल्स बट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द एटम्स ऑफ 2 बॉडीज व्हेन दे आर वेरी क्लोज टुगेदर। दूर दूर है कोई दिक्कत नहीं, पास आ गए एकदम से फोर्स लगने लग गया,
ठीक है ना। न्यूक्लियस की बात करते हैं, वो हम जो घटिया वाला एटम का मॉडल पढ़ते हैं ना, कि बीच में ये न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, कुछ प्लस होंगे है ना, कुछ न्यूट्रल होंगे, और बाहर ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है यहाँ कहीं पे, ऐसा पढ़ा है ना घटिया सा एटम। ये गलत, बिल्कुल घटिया गलत एटम मॉडल है, लेकिन हमको पढ़ना मजबूरी है क्योंकि नंबर हमें इस पे मिलते हैं, और हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम मार्क्स ड्रिवन, नॉलेज ड्रिवन बिल्कुल नहीं। बातें बड़ी बड़ी करने, मार्क्स कमाएंगे तो हम भी आप लोग को डांटेंगे, राइट? डांटेंगे नहीं, डांटना क्या, सीधा गोली मारी जाएगी आपको। तो भैया ये देखो, ये पॉजिटिव प्रोटॉन और ये पॉजिटिव प्रोटॉन, ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? इन दोनों के बीच में तो रिपल्शन होना चाहिए था, ऐसा है ना। दोनों प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज हैं और बहुत लगभग जीरो डिस्टेंस पे, लगभग जीरो बोल रहा हूं है ना, इतनी दूर से देखेंगे तो जीरो ही हुआ हमारे लिए, बट ये दोनों चिपके हुए हैं। इसका मतलब देयर मस्ट बी सम फोर्स जो उसी रेंज में, उसी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इनको रिपेल कर रहा है उसको ओवरकम कर रहा होगा, है ना। कुछ तो इसको रोके हुए होगा ना। दो मैग्नेट्स, आपने बचपन में सबने कभी ना कभी खेला होगा कि दो मैग्नेट जो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं उनको जबरदस्ती चिपका दिया होगा पास में, ऐसा किया होगा, हर नॉर्मल व्यक्ति ये करता है, बाकी को सीखे ना सीखे ये तो सीखते ही हैं। तो अगर आप दो मैग्नेट्स को आपस में चिपका देते हो एकदम, ये दो मैग्नेट से मान लो एक का नॉर्थ पोल एक का साउथ पोल ऐसे पास पास लाके चिपका दे, तो हमने उस मैग्नेटिक फोर्स को ओवरकम किया होगा ना। बिल्कुल वही चीज यहां भी हो रही होगी। देयर मस्ट बी अ फोर्स, हमने हाइपोथेसिस निकाली, काफी प्राचीन काल की बातें, मतलब 1900 की बातें हैं सब, 1910 1920 के बीच की बातें, ठीक है ना। कोई बहुत रिलेटिवली न्यू है, अगर आप न्यूटन के टाइम से कंपेयर करोगे ना 1600 1700 के आसपास की बातों से, बहुत नई चीजें। बट कहोगे सर क्या हमारी उम्र ही क्या है, 16-17 साल की उम्र है आप लोगों की, जो भी छोटा सा जीवन है आपका, ठीक है ना, इसमें क्या ही हम 1900 को नई बातें माने, बट रिलेटिवली न्यू है, इसलिए इसको मॉडर्न फिजिक्स कहा गया, न्यूक्लियस और उसके अंदर की बातों की। तो मॉडर्न फिजिक्स की बातें हो रही हैं यहाँ पे। तो व्हेन आई से दैट सम फोर्स मस्ट बी देयर व्हिच इज एबल टू ओवरकम द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, और हमने उसको नाम दे दिया स्ट्रॉन्ग फोर्स या न्यूक्लियर फोर्स। फिर न्यूक्लियर फोर्स में वीक फोर्सेस भी आई एंड उसके बारे में एक सेपरेट दिन हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आई होप यहां तक सबको समझ में आया होगा दैट देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस। सबसे वीक फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना, सबसे वीक। और सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स जो होता है उसका नाम ही रखा गया है स्ट्रॉन्ग फोर्स। वीक का नाम वीक नहीं रखा, जबरदस्ती की गलती करिए। क्वार्क के बारे में जब आप लोग पढ़ोगे, जो मैंने अभी आप लोगों को क्वार्क शब्द यूज किया था, है ना, तो जब आप उसके बारे में बात करोगे ना, तो सुनोगे, जब पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि क्वार्क कलर के होते हैं, रेड ग्रीन और ब्लू उनका कलर चार्ज है। अजीबोगरीब बातें चल रही, जैसे चार्ज प्लस होता है कि माइनस होता है, बहुत घटिया बात है। प्लस का मतलब क्या, माइनस का, अरे एक चार्ज उसका उल्टा चार्ज, बिल्कुल वैसे ही वहां पे कलर की बातें कर दी गई कि वो रेड कलर है, ग्रीन कलर है, ब्लू कलर है। इतने छोटे पार्टिकल को किसी ने देखा नहीं, बट साइंटिस्ट जो उस समय नशे में थे और उनको कोई और अच्छा नाम समझ नहीं आया, उन्होंने कह दिया कि इस पे जो चार्ज है ये प्लस माइनस नहीं है, एक नई तरह का चार्ज है, और उस चार्ज को नाम दिया गया कलर चार्ज। समझ लो ना कितनी बकवास बातें हुई हैं, बट हमको वो पढ़नी पड़ेगी क्योंकि पूर्वजों की पूरा श्रद्धा के साथ पालन करेंगे उनकी बातों का हम लोग, है ना, पूरा सम्मान किया जाएगा, राइट। तो आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा, ठीक है। तो ये था हमारा ओवरव्यू कि फोर्सेस क्या होती हैं, कितनी तरह की होती हैं फोर्सेस, और फोर्स का क्या क्या कॉज एंड इफेक्ट होता है। कॉज तो हमने बता दिया, फंडामेंटल फोर्सेस, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ग्रेट। तो ये हमारा ओवरव्यू यहीं पे होता है खत्म। इसका हम लोग मैथमेटिकल जो एस्पेक्ट है वो किसी और क्लास में उठाते हैं।